नमस्कार, आपका जन सदन में आपका स्वागत है और मैं राजेश सोनी। आज हम बात करेंगे नई शिक्षा नीति की। जी हाँ, उत्तराखंड देश में एक ऐसा पहला राज्य बन गया है जहां नई शिक्षा नीति को आज हरी झंडी मिल गई। दरअसल उत्तराखंड में 12 जुलाई यानी कि आज नई शिक्षा नीति लागू कर दी गई है और राज्य में सर्वप्रथम विद्यालय शिक्षा के अंतर्गत प्राइमरी एजुकेशन में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को शुरू किया गया। विद्यालय शिक्षा विभाग ने इसकी तैयारियां पहले ही पूरी कर ली थी और शिक्षा महानिदेशालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बाल बाटिकाओं का उद्घाटन कर सूबे में नई शिक्षा नीति का औपचारिक रूप से शुभारंभ किया। इसी के साथ ही उत्तराखंड एनईपी लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। और नई शिक्षा नीति को लेकर सीएम धामी का क्या कुछ कहना है, सुनिए जरा। 12 जुलाई का दिन उत्तराखंड के इतिहास में एक ऐतिहासिक दिन हो गया है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने 2020 को लागू की थी, वो सभी राज्यों को अनिवार्य रूप से लागू करनी है। और उत्तराखंड राज्य में आज मुख्यमंत्री जी ने इसको जो है बाल बाटिका के रूप में आज शुरुआत की है। लगभग 4,500 आंगनवाड़ी केंद्रों में हम आज से इसकी शुरुआत कर रहे हैं और आज से नई शिक्षा नीति उत्तराखंड में लागू कर दी गई है। आज उत्तराखंड के अंदर हमारे देश के शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी और हमारे उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री भाई धन सिंह रावत जी, उनके अथक प्रयासों से यहाँ पर आज बाल बाटिका और नई शिक्षा नीति का यहाँ पर लागू हो गई है। नई शिक्षा नीति प्रारंभ हो गई है। यहाँ पर हमारा भौगोलिक रूप से, प्राकृतिक रूप से अत्यंत ही हमारा महत्वपूर्ण राज्य है। इस शिक्षा नीति के लागू होने से हमारे सभी आने वाले जो नई पीढ़ी है, हमारे नौनिहाल हैं, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, उन सभी के भविष्य का एक नव निर्माण होगा, उनके एक भविष्य का निर्माण होगा। और आने वाले समय में नई शिक्षा नीति के अंतर्गत शिक्षा प्राप्त करके वो विभिन्न क्षेत्रों में जाएंगे और विभिन्न क्षेत्रों में जाकर वो हमारे प्रदेश का और देश का नाम रोशन करेंगे। मैं उन सभी को अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। नई शिक्षा नीति को लेकर आपने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सुना। उन्होंने कहा कि इससे बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा और इसका लाभ देश में ही नहीं विदेश में जाने वाले बच्चों को भी मिलेगा। इसी पर चर्चा करेंगे। कई मेहमान हमारे साथ हैं। मेहमानों का परिचय पहले हम आपसे करवाते हैं। संजीव वर्मा जी हैं, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे, आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही शिषपाल बिष्ट जी हैं जो कि कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। हेमा भंडारी जी आम आदमी पार्टी का पक्ष रखेंगे, मैडम आपका भी बहुत स्वागत है। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत करते हैं। लेकिन पहला सवाल, संजीव जी बधाई हो। 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार ने नई शिक्षा नीति आरंभ की थी ताकि देश शिक्षा के क्षेत्र में, ज्ञान के क्षेत्र में एक महाशक्ति बन सके। तो क्या इसकी शुरुआत अब उत्तराखंड से आज से हो गई है? पहला राज्य उत्तराखंड बन गया है नई शिक्षा नीति लागू करने वाला। जी राजेश जी, देखिए, जो नई शिक्षा नीति है जिसका आरंभ 2020 में माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया और बड़े एक सौभाग्य का विषय है कि उत्तराखंड पहला ऐसा राज्य बना है जिसने नई शिक्षा नीति को सबसे पहले अडॉप्ट किया। और नई शिक्षा नीति वाला उत्तराखंड देश भर का पहला ऐसा राज्य बना है। आज से जो बाल बाटिकाओं का शुभारंभ किया गया है, जिसमें योग, वेद, पुराणों, स्थानीय बोलियों, संस्कृत आधारित शिक्षा और जो हमारी एक संस्कृति है, देवभूमि उत्तराखंड को कहा जाता है, यहाँ का जो एक पूरा का पूरा देवत्व उत्तराखंड में जो बसता है और एक जो संस्कृति है वो हम अपने बच्चों को दे पाएंगे, उनको सुसंस्कृत कर पाएंगे। और जिस प्रकार से इसमें कुछ नए परिवर्तन किए गए हैं, जैसे कि निजी प्राइवेट स्कूलों का जो सिलेबस होगा वही सिलेबस जो सरकारी स्कूल है, हमारे आंगनवाड़ी है, उनका भी सिलेबस वही होगा, उनकी भी वही पुस्तकें होंगी जो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाई जाती हैं। तो किसी भी प्रकार का निजी स्कूल और सरकारी स्कूल, उनमें किसी प्रकार का कोई भेद नहीं रह जाएगा और एक समान शिक्षा जो माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का एक
सपना है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास, एक समान सबको न्याय मिले, एक समान सबको शिक्षा मिले, उस और हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। दूसरा, इसमें एक दो तीन चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है, जैसे कि शिक्षकों को उनका जो मूल काम है बच्चों को शिक्षा देना, उसी के ऊपर पूरा ध्यान केंद्रित किया जाएगा। अभी तक क्या होता है कि एक शिक्षक के ऊपर शिक्षा के अलावा अन्य कई सारे बोझ होते हैं। उसी को जब हमारे इलेक्शन होते हैं तो उसमें ये पर्चियों का भी काम दिया जाता है, बीएलओ का भी काम दिया जाता है और अन्य कई सारी चीजों के डाटा इकट्ठे करने का उसको काम दिया जाता है। जनसंख्या की जो जनगणना होती है उसका भी काम में शिक्षक लगे रहते हैं। तो शिक्षा के अलावा उसके पास, उसके कंधों पे अन्य कई सारे ऐसे बोझ होते हैं जिससे वो पूरा ध्यान अपना शिक्षा के ऊपर केंद्रित नहीं कर पाता। तो नई शिक्षा नीति में जितने भी शिक्षा के अलावा अन्य कोई भी काम उसको दिया जाएगा, हमारे शिक्षकों बंधुओं को जो भी काम दिए जाएंगे वो केवल ऑनलाइन दिए जाएंगे, ताकि बच्चों की शिक्षा पर किसी भी प्रकार का कोई विपरीत प्रभाव ना पड़े। और इसके बाद जिनमें हमारी ग्रेजुएशन की शिक्षा है वो 3 से 4 वर्षों की होगी। उसमें वर्मा जी, आदरणीय, मेरा निवेदन तो सुन लीजिए सर, और भी मेहमान है सर, लौटूंगा आपके पास। हेमा भंडारी जी, आपके पास आऊंगा। हेमा जी, एक बड़ी उपलब्धि है जब ये 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई शिक्षा नीति का आरंभ करते हैं और पूरे देश में उत्तराखंड पहला राज्य यहाँ पर बनता है जो इस नीति को लागू कर देता है। आज यहाँ पर हरी झंडी दिखाई जाती है, छात्रों के हित में है, उनका भविष्य उज्जवल होगा। विपक्ष के नाते आप कैसे देखते हैं? हालांकि फैसला तो स्वागत योग्य है। देखिए सोनी जी, अभी आप ही के चैनल में भाजपा के प्रवक्ता बता रहे थे और खुशी से बता रहे थे, लेकिन भाजपा के प्रवक्ता आज उत्तराखंड की अगर बात करें तो जिस राज्य में शिक्षा बद से बदहाल हो, शिक्षक पहाड़ में जाने से कतराते हों, विद्यालय के भवनों की जर्जर स्थिति में हो, बच्चों को जो मिलने वाला मिड डे मील है उसमें भारी अनियमितताएं हों और सरकारी विद्यालयों में लोग जो है पशुओं को बांधने के लिए मजबूर हों, गरीब बच्चों को पुस्तकालय वितरण में घोटाला हो, ऐसे राज्य में मात्र शिक्षा नीति बनाने से कुछ नहीं होने वाला। इस प्रदेश में को बने हुए 22 वर्ष पूरे हो चुके हैं, परंतु चिकित्सा का जो हाल है, तो आम आदमी पार्टी का ये स्पष्ट कहना है कि मात्र शिक्षा नीति बनाने से कुछ नहीं होने वाला। पहले जर्जर स्थिति में पड़े सरकारी विद्यालयों की दशा में सुधार हो, पहाड़ों में शिक्षकों की तैनाती हो, तो पहले सरकार ये सुनिश्चित करे सरकारी विद्यालयों में बच्चे किस तरह से बढ़े, उसके लिए सरकार नीति बनाए तो बेहतर होगा। आम आदमी पार्टी शिक्षा और स्वास्थ्य की नीतियों पर काम करती है और अरविंद केजरीवाल जी का जो शिक्षा मॉडल है वो आज देश में ही नहीं अभी तो पूरे विश्व में उसकी सराहना हो रही है और अन्य राज्य भी केजरीवाल जी के इस शिक्षा मॉडल को अपनाने लगे हैं। और दिल्ली में जो निजी विद्यालयों में जो बच्चे पढ़ते थे उन्होंने अपने नाम कटवा के सरकारी स्कूलों में उन्होंने भर्तियां ले ली है। और आम आदमी पार्टी जो शिक्षा नीति है इसका पूरी तरह स्वागत करती है, पर उससे पहले शिक्षा की व्यवस्था में सुधार की भी मांग करती है। पहले शिक्षा की व्यवस्था को सुधारा जाए। मैडम, अभी शुरुआती तो हुई है, आज से तो लागू हुआ है। अभी से आपने इतने सवाल खड़े कर दिए। अभी मसौदा तैयार हुआ, आज से लागू हुआ है, एनसीपी के प्रावधानों में बदलाव किए गए हैं, ठीक है। अब आगे चलिएगा ना, जब खामियां निकल कर सामने आए तब आप सवाल उठाइएगा। आज से तो शुरुआत ही हुई है, इसीलिए तो वो सुधार करने जा रहे हैं। केजरीवाल जी ने आते ही थोड़ी ना अपनी नीति बना दी थी और सीधा अमल करते हुए आगे बढ़े, उसमें भी समय लगा ना मैडम। ठीक है, कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, शिषपाल बिष्ट जी। शिषपाल जी, आप लोगों की भी लंबी समय तक सरकार रही, केंद्र में भी सरकार रही और उत्तराखंड राज्य में भी रहे, लेकिन कभी इस तरह की नीति लागू नहीं कर पाए।
नई शिक्षा नीति लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड बन गया है और एनईपी के अंदर जिस तरह के बदलाव किए गए हैं, जो प्रावधान है, कैसे देखते हैं अब आप? उत्तराखंड पहला राज्य बना है तो ये बिल्कुल गलत बात है। कहीं कर्नाटक पहला राज्य था जिसने ये एनईपी लागू की थी 2021 अगस्त में। तो दूसरी बात जो इन्होंने बाल वाटिका वाली बात की, ये जरूर इसमें नहीं है, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि ये आधी अधूरी तैयारी के साथ, इसकी कोई तैयारी इन्होंने नहीं की, ना कोई विपक्ष के साथ वार्ता या व्यापक विचार विमर्श इन्होंने किया। और ये जो है जल्दबाजी में जो श्रेय लेने की एक बात है कि साहब हम पहले, अरे पहले पहले लागू करने से क्या होता है? उसकी जो समुचित नीति है, समुचित व्यवस्था है। आज आंगनवाड़ियों की इन्होंने बात की, जो मैं इन्हीं की बात पर आता हूं, जो इन्होंने कहा पूरे प्रदेश के अंदर 20,000 आंगनवाड़ियों का इन्होंने कहा हमारे प्रदेश में हम 5,000 आंगनवाड़ियों में ये बाल वाटिका के तौर में लागू करेंगे। तो इनके पास पहले तो आंगनवाड़ी का ढांचा ही नहीं है। आंगनवाड़ियों के जो आज देखिए कहां पर किराए के वैसे चलते हैं, बेचारे किराए कहीं देते भी नहीं, ढंग से चलते नहीं, ना इनके पास उनके भवन है। तो किस प्रकार से बाल वाटिका उसमें ढंग से बनाएंगे? अभी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों की बेचारियों की जो बेसिक मांगे हैं उन्हीं को ये सरकार पूरा नहीं कर पा रही। तो किस प्रकार से ये आधी अधूरी तैयारी के साथ ये जो शिक्षा नीति को जो पहले ही विवादों में, क्योंकि न तो ये संसद में पारित हुई, न इसमें संसद में व्यापक विचार विमर्श हुआ, आनंद फानन में ये लागू कर दी गई। पहले मेरे मित्र संजीव वर्मा जी भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे कि इसमें स्थानीय भाषाओं का, बोलियों का, संस्कृति का, उन्होंने उत्तराखंड को लेकर भी लंबी चौड़ी बात की कि लंबे कल्चर की बात की। मैं पूछना चाहता हूं कि यहाँ गढ़वाली और कुमाऊनी के मामले में क्या ये क्षेत्रीय भाषाओं को किस तरह से इसमें तरजीह देंगे? अगर क्षेत्रीय भाषा की बात है, आप कह रहे हैं कि तकनीकी शिक्षा के तौर पर अगर छात्रों को मजबूत करेंगे नई शिक्षा नीति में, तो ये भाजपा सरकार इसमें कंफ्यूज है, इनके पास कोई विजन नहीं है। आप बताइए बिना अंग्रेजी के अगर हम अंग्रेजी का विरोध करेंगे, आप कैसे तकनीकी शिक्षा, कैसे आज दुनिया से आप मुकाबला करेंगे? और जहां तक ये स्थानीय भाषा, बोली और संस्कृति की बात करते हैं तो उसमें भी ये पूरी तरह से तैयार नहीं है। आज शिक्षा का जो बजट है, शिक्षा विभाग का जो बजट है 2022-23, उसमें इसके समुचित प्रावधान ही नहीं है। अगर आप पिछले बरस के बजट के और इस बरस के बजट की आप तुलना करेंगे तो ना ये बजट के मामले में क्लियर है, ना इसको लागू करने के मामले में क्लियर है। बस श्रेय लेना है, एक श्रेय तक इस मामले को देखना चाहिए। और जहां तक इसकी बात है एनईपी की, तो इसमें तो जो मानव विकास की बात, ज्ञान प्राप्त की बात, गंभीर चिंतन और जिज्ञासा की भावना, जो तमाम सवाल है सर आपके, ठीक है, मैं जवाब लूंगा वर्मा जी से इस बात के। लेकिन जब आपकी सरकार थी, केंद्र में आप लोगों की लंबे समय तक सरकार रही, आपकी सरकार उत्तराखंड में भी रही, तब आप लोगों ने क्या किया? आरोप लगाना आसान है सर, ठीक है, आप लोगों ने क्या किया था आप बता दीजिए। चलिए, परिपक्वता नहीं है ना सत्यता है जी। नहीं, मेरा सवाल ये है सर, लंबे समय से आप लोग केंद्र में भी रहे, उत्तराखंड में भी आपकी सरकार रही, आप आरोप तो लगा रहे हैं, उस समय शिक्षा के लिए आप लोगों ने क्या किया था? तब शिक्षा सही थी, जो नीति आप लोगों के द्वारा चलाई वो सही थी, तब गड़बड़ियां नहीं आती थी, खामियां सामने नहीं आती थी, किसी तरह का भ्रष्टाचार देखने को नहीं मिलता था योजनाओं पर। देखिए, जहां तक सही शिक्षा मिल पा रही थी बच्चों को, नीति की बात है, वो समुचित रूप से व्यापक विचार विमर्श के बाद, सभी पक्षों से विचार विमर्श के बाद, देश की संसद में उसमें व्यापक विचार विमर्श और चिंतन के बाद आई। 6% जीडीपी का 6% शिक्षा पर खर्च करने की बात थी, लेकिन मोदी सरकार ने उस बजट को, आपको पता होगा, 3.2% तक ये लाए अपने बजट में। तो आप बताइए कहां ये गंभीर है नई शिक्षा नीति के लिए? आज देश का जो शैक्षणिक ढांचा है, वो उसकी कांग्रेस के जमाने में बहुत अच्छा था। चलिए संजीव वर्मा जी, कांग्रेस के जमाने में इतनी अव्यवस्थाएं नहीं थी, लेकिन एक सवाल, रुक जाइए सर, संजीव वर्मा जी, आप कोई भी योजना लाते हैं, कोई भी नीति लाते हैं, तो हमेशा विपक्ष की तरफ से ये सवाल जरूर खड़ा किया जाता है कि आप लोग चर्चा नहीं करते, बैठकर बात नहीं करते,
और बस सीधा आप लोग कोई भी कानून लाकर, कोई भी नीति लाकर थोप देते हैं, जिसका पूरा देश भर में विरोध देखने को मिलता है। राजेश जी, आपका ये जो प्रश्न है, ये आप ये देखिएगा, हम जो भी नीति लाते हैं, कांग्रेस पार्टी ने और तमाम विपक्ष ने एक माइंडसेट किया हुआ है कि मोदी सरकार का कोई भी देश हित में जो भी काम होगा, हम लोगों ने उसका विरोध करना है और विरोध ही इनका, अब चाहे जायज हो नाजायज हो, वो उस कानून से, उस जो भी नीति लाई जाती है, उस देश हित में चाहे कितना बेहतरीन से हम लोग काम कर सकते हैं, लेकिन इन लोगों ने एक नकारात्मक जो बेशक इन काम लोगों की कीजिए, सोच बन गई है। बेशक काम कीजिए, देश हित में काम कीजिए, लेकिन सर विपक्ष की भी तो लोकतंत्र में कोई भूमिका होती है। क्यों विपक्ष से चर्चा नहीं की जाती? क्यों इस तरह के आरोप लगते हैं? राजेश जी देखिए, सब चर्चाएं होती हैं, लेकिन संसद के अंदर और सदन के अंदर इन लोगों का रवैया अलग होता है और बाहर आके ये लोग अलग तरीके से बात करते हैं। सदन के अंदर ये लोग एक राय होते हैं, उन चीजों के ऊपर अपनी सहमति व्यक्त करते हैं, लेकिन जैसे ये अहम बात यहाँ पर हो जाती है, सदन के बाहर आते हैं, अहम बात ये सदन हो के जाती है बाहर जब सदन- बिल पारित होता है, नीतियां बनती हैं, तब सारी सहमति होती है, लेकिन बाहर आकर बयान बदल जाते हैं, सुर बदल जाते हैं। शिषपाल जी, मतलब संसद में कुछ और, बाहर कुछ और। जी, पूरी तरह से भ्रम फैलाने का ये लोग काम करते हैं। भ्रमित करना है आपको। जिस तरह से जो नई शिक्षा नीति है, नई शिक्षा नीति केवल किताबी नहीं बल्कि व्यवहारिक है। उसमें कौशल विकास के ऊपर हम लोगों ने काम किया है। कौशल विकास के ऊपर हमने काम किया है, ताकि जो बच्चे पढ़ के जो अपनी शिक्षा पूरी करके निकलेंगे तो उनके पास एक अतिरिक्त ज्ञान का भंडार होगा। उन लोगों को अच्छी शिक्षा की वजह से अच्छे रोजगार मिलेंगे, अपने स्वरोजगार चलिए ठीक है, समय खत्म होता है। माफी चाहूंगा आप सभी मेहमानों से। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि उत्तराखंड देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां पर नई शिक्षा नीति आज से लागू कर दी गई। विपक्ष सरकार पर हमलावर है, शिक्षा नीति को लेकर कई तरह के सवाल उठा रहा है, लेकिन सरकार का भी ये तर्क है कि आने वाले समय में इसका बहुत लाभ मिलने वाला है और जो देश का भविष्य है वो उज्जवल होगा और ज्ञान की महाशक्ति देश की बढ़ेगी। अपने अपने दावे और अपने अपने वादे अभी आने वाले समय में देखने को मिलेगा कि इसका कितना असर होता है। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और आगे की खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए VIP न्यूज़ के साथ।